हेलो, नमस्ते, नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल जी। आपके साथ अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर अजय कुमार झा। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो इंडोनेशिया के संदर्भ में है। इंडोनेशिया के संदर्भ में इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ 6 और 7 को रहेंगे, वो वहाँ जा रहे हैं। आप इस बात की महत्ता को समझिए कि वो 6 और 7 को जा रहे हैं। दो बातें हैं, अगर घरेलू पहलू को देखें तो हमारे यहाँ वो जन्माष्टमी का दिन होगा 6 और 7 दोनों, और उससे आगे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो G20 का समिट हमारे यहाँ 9 और 10 को होने वाला है, और उसके पहले 7 को ही प्रेसिडेंट ऑफ USA बाइडेन साहब इंडिया पहुँच रहे हैं। और वैसे में भी अगर इंडोनेशिया हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बात बड़ी है। बात बड़ी इसलिए है कि ये इंडोनेशिया में जो सम्मेलन हो रहा है वो आसियान कंट्रीज़ का हो रहा है, जहाँ इंडिया भी अब भाग लेता है। वैसे एक अलग भी एक कॉम्बिनेशन बना है जिसमें आसियान और इंडिया का की एक अलग से बैठक होती है। वो जो अलग बैठक होगी अगले, उसमें भी भारत होगा। और वैसे आसियान का इस तरह का जो सामंजस्य है वो आसियान चाइना भी होता है, आसियान इंडिया भी होता है, आसियान कोरिया भी होता है। इस तरह से आसियान कंट्री जो है, करीब 10 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जो जिनका एक ग्रुपिंग है। आपको पता है कि वो वहाँ शामिल होते हैं, उनकी बैठकें होती रहती हैं। और अभी जो इस बार हो रहा है उससे उसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है, इसलिए ये इंडोनेशिया कंडक्ट कर रहा है। जकार्ता में इसकी बैठक होगी, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। अब वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो समझना इसलिए भी आवश्यक है कि हमें पता है कि ये जो 21st सेंचुरी है वो दुनिया मान रही है, और यह दिख भी रहा है कि ये एशिया का सेंचुरी है, और आने वाले समय में यह बरकरार रहने वाला है। क्योंकि एशिया में जिस तरह से इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, और जिस तरह से बाकी सारी अगर आप पूरे भी जो भी इंडिकेटर्स हैं उसे देखें तो ऑल रोड्स लीड टू रोम जो कहते थे ना, तो वो ऑल रोड्स लीड टू एशिया। और एशिया में बड़ी बड़ी अब शक्तियाँ आ चुकी हैं। आसियान कंट्रीज़ ने एक अपना ग्रुप ही बना लिया है, ठीक जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है, लेकिन एकदम उसी लहजे पर नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मिला जुला करके वो उस रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन अभी इकोनॉमी की ही बातें हम करेंगे, और उसी राह पर अभी चल भी रहा है। अभी इनकी कोई कॉमन करेंसी नहीं है, परंतु चीज़ें चल रही हैं। और इंडोनेशिया की स्थिति ये है कि अभी तो वो उसको चेयर कर रहा है, और इंडोनेशिया वैसे भी एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में एशिया में तो निश्चित तौर पर देखा जाने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप दुनिया के स्टेज पर देखें तो वो 16वीं अर्थव्यवस्था है। उसका जो करीब करीब $1.25 ट्रिलियन का उसका इकोनॉमी साइज हो गया है। और साउथ ईस्ट एशिया जो ये क्षेत्र है, वहाँ तो वो सबसे बड़ा एशियन कंट्री है। जो इकोनॉमी साइज के कंटेक्स्ट में आप देखें, वहाँ तो भारत उससे अलग है, इसलिए भारत तो उसमें आ ही नहीं रहा है, इसलिए उस कंटेक्स्ट में नहीं, हम आसियान के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, जो समझने वाली बात है। और दूसरी बात है कि इंडोनेशिया वैसे भी सिर्फ इसी कंटेक्स्ट में नहीं कि इकोनॉमी, वो जियो स्ट्रेटेजिकली भी, जियो पॉलिटिकली भी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसका है वो बड़ा ही क्रूशियल जगह पर है। और वहाँ, और ये एक ऐसा कंट्री है जो आर्किपिलागो में करीब करीब 17,000 ऐसे आइलैंड्स हैं मिला जुला करके। अगर आप देखिए, वैसे तो 3 मेजर आइलैंड हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं, परंतु इतने सारे आइलैंड्स हैं जिसको लेकर के अगर आप देखें तो एक छोर से अगर पूरब से पश्चिम 3,000 किलोमीटर का इनका इसका रेंज हो जा रहा है। और अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा रेंज है, करीब करीब 1,500 किलोमीटर के आसपास का है, थोड़ा आप उससे ऊपर ही कह सकते हैं। अब इतने में वो फैला हुआ है। और कॉन्टिनेंट के मामले में एशिया और ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया, 2 कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड कर रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है।
दुनिया में जितने भी ट्रेड होते हैं, और जो इंडो पैसिफिक एरिया, जो पैसिफिक एरिया है उस पर ये कवर करता है। उसके आगे ये इंडियन ओशन को भी टच करता है, वहाँ भी इधर है, और हमारा बगल में हमारा अंडमान निकोबार भी है उसी जगह। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडोनेशिया हो जाता है। और उसलिए भी नहीं, इंडोनेशिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इकोनॉमी साइज़ की तो मैंने बात कर ही ली, करीब करीब $1.25 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है, उससे भी थोड़ा अधिक ही है। और अगर आसियान कंट्रीज़ की बात करें तो $3.5 ट्रिलियन से इकोनॉमी साइज़ अधिक है। आसियान कंट्रीज़ में 10 ऐसे देश हैं जिसमें इनका ग्रुपिंग है, उसमें इंडोनेशिया तो एक है ही है। उसके अलावे भी अगर आप देखिए तो सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सारे हैं। अब अगर अब जैसा मैंने कहा अभी कि 3.5 ट्रिलियन, करीब 3,65 बिलियन से ऊपर ही आप कहिए कि अब इनका इकोनॉमिक साइज आ रहा है, उसमें इंडोनेशिया भी है, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा है जो अभी मैंने कहा। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो अच्छा, और ये किसकी इर्द गिर्द है? उधर चाइना इसके नज़दीक, चाइना नॉर्थ में इसके चाइना भी पड़ रहा है, जिसने पूरे के पूरे साउथ चाइना सी और पैसिफिक सी में काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। सारे कंट्रीज़ जो अभी परेशानी से गुजर रहे हैं उसमें इसने, शायद ही इसमें ऐसा कोई कंट्री हो जिसके क्षेत्र पर उसने अपना दावा न ठोका हो। अभी ही आपको पता है कि उसने जो अपना मैप निकाला है चाइना ने, उसमें कौन सा कंट्री है जो अफेक्टेड नहीं हुआ है, इसका नेबरिंग कंट्री इंक्लूडिंग रसा। अब बताइए, इंडिया तो है ही है, इंक्लूडिंग रसा ऑल्सो। तो और बाकी इन सब कंट्रीज़ का कहना ही क्या, ये सारे उससे प्रभावित हैं और सारे उसके उस तरह से मतलब एक उलझन में है उसके साथ। और इतना ही नहीं, अगर आप देखिए तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस तो है ही है, कोरिया, साउथ कोरिया, अब ये सब इकट्ठे जितने बड़े देश हैं, इंडिया इधर है। अब इंडिया का इकोनॉमिक साइज जो आपको पता ही है, $4 ट्रिलियन अब करीब करीब टच कर रहा है। उधर ऑफ कोर्स $18 ट्रिलियन पर तो चाइना चल रहा है। अब जहाँ इतना कुछ स्टेक पर है, और इंडोनेशिया एक सेंट्रल लोकेशन पर तो है ही है, भारत के साथ इसके संबंध बहुत शुरू से ही अच्छे रहे हैं। 1945 में जब से ये आज़ाद हुआ, सुकर्णो साहब वहाँ के राष्ट्रपति बने, बाद में सुहार्तो साहब बने, बराबर भारत का संबंध इनके साथ अच्छा रहा। जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, जो मोदी जी ने चलाया हुआ था, सॉरी जो नेहरू जी ने चलाया हुआ था, मैंने नेहरू जी ने नहीं चलाया था, वो जो चल रहा था उसमें नेहरू जी भी उसमें शामिल थे और उसमें सुकर्णो साहब भी थे। तब से हमारा इनके साथ ताल्लुकात है। वैसे बीच बीच में वो उस तरह से भारत अब चूँकि बाद के समय में और खास करके मोदी जी के काल में कांग्रेस के समय में भी अच्छा चल रहा था मिला जुला करके, लेकिन बाद में जब से एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी भारत ने जिसे अख्तियार किया, उसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ भारत ने अपने ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए। सिंगापुर के साथ तो कई तरह के हमारे अरेंजमेंट हैं, कई तरह के इंगेजमेंट हैं। इंडोनेशिया के साथ भी चीज़ें उसी रफ्तार में करीब करीब बढ़ रही हैं। और इंडोनेशिया वैसे भी अभी जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल इक्वेटर जो है उसके ठीक मिडिल से पास करता है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी उधर से अगर पूरा ट्रेड का रूट कहिए तो एक मुहाने पर ही है वो, और इतने आइलैंड्स हैं कि उसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप देखिए तो जो इंडोनेशिया है वो अपने आप में वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। कई सौ साल इसे भी कई तरह के परेशानियों से जूझना पड़ा। विदेशी आक्रांता आते रहे, वहाँ शासन करते रहे, और शासन ही नहीं किया, उन लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ किया। डच वहाँ काफ़ी साल वहाँ रहे, 300 साल से ऊपर रहे। बाद में ब्रिटिश भी आए, उसके पहले पोर्टुगीज़ भी थे। अच्छा, और उसके पहले अगर आप देखिए तो हमारा उनके साथ संबंध इसलिए अच्छा रहा कि हमारा उनके साथ ऐतिहासिक संबंध है। इन लोगों ने तो वहाँ लूट खरोच मचाया, वो सब तो है, लेकिन हमारा उनके साथ रिश्ता बिल्कुल सांस्कृतिक रहा। इस वजह से जो हमारे देश के जो दक्षिणी हिस्से में जो हमारा एक विजय एम्पायर था, वहाँ उसने
अपना प्रभुत्व बनाया और वहाँ उसकी स्थापना भी हुई। सुमात्रा में वो उनकी उनकी सत्ता, मतलब सत्ता क्या, एक उस तरह का एक सांस्कृतिक ऐसा संबंध बना जहाँ उसकी वजह से वहाँ हिंदू धर्म भी आया। हिंदू धर्म के बाद में हमारे ही यहाँ से, भारत से ही वहाँ बौद्ध धर्म भी गया, और फिर उसके बाद हमारे ही यहाँ से इस्लाम धर्म भी गया। यह भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, इस्लाम धर्म भी गया। लेकिन आज जो अगर आप जो ओवरऑल 27 करोड़ से अधिक की वहाँ की आबादी है, और अगर पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूएंट को देखें तो 86% से ज़्यादा वहाँ मुस्लिम आबादी है, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा हिंदू हैं, 10% से ज़्यादा क्रिश्चियन हैं। तो ये सब हैं। इसके अलावा कन्फ्यूशियस एक तरह से अब जो भी मानिए चाइना का, तो उस वहाँ उनके भी जो धर्मावलंबी हैं वो लोग भी हैं। तो अब ये हमारे ही तरह, भारत की ही तरह काफ़ी ही आप कह सकते हैं कि हेट्रोजेनियस यहाँ का कल्चर है। वैसे ये सेकुलर कंट्री है, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस सेकुलर कंट्री होने के कारण भी, और यह कंट्री जिस तरह से बढ़ता रहा है और अपनी इसने पहचान बनाई है, उसकी वजह से टेररिज्म का भी यह भी शिकार रहा है, ठीक हमारी ही तरह। तो हमसे इनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। एक हमारा तो अपना सांस्कृतिक संबंध तो है ही है, और वो इस कदर है कि उस विरासत को इन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है, और जिंदा ही नहीं रखा है, उस पर ही अभिमान करते हैं। अब आप यही समझिए कि ये इनके एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस है। तो अब ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे वो इसे धर्म के नाम पर जबकि वहाँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा है, 86% से ऊपर वे लोग हैं। उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों में वह बात नहीं है जो हमारे यहाँ पड़ोस में पाकिस्तान में हम देखते हैं। जो स्थिति है बिल्कुल वैसा नहीं है, जबकि पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारा हिस्सा ही था, हमारा ज़मीन का हिस्सा था। उसके बावजूद भी वहाँ काफ़ी कुछ हुआ जो सबों को पता है, और अब भी हो रहा है। लेकिन इंडोनेशिया के साथ ऐसा नहीं। तो अब ये तो है ही है। और अभी आपको पता होगा कि G20 का सम्मेलन जो भारत ने टेक ओवर किया, वो इंडोनेशिया से ही टेक ओवर किया। तो इसकी एक वो G20 का हिस्सा है। वो पिछली बार उसने ही ऑर्गेनाइज़ किया था जकार्ता में, और इस बार भारत कर रहा है। तो हमारे अच्छा, और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, वो एशियान इंडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यतः गए हैं। और वैसे में ऑब्वियसली बहुत सारे पैक्ट्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे जो हम लोगों ने एक सब कुछ किया हुआ है, जो सहयोग बनाया हुआ है, उसके इवैल्यूएशंस होंगे, उसे आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सब चीज़ें होंगी। और ऑलरेडी वो अभी आ ही रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट अभी आने ही वाले हैं, 9-10 को वो भी होंगे। अभी ये सब तो चीज़ें होंगी। तो ऐसे में अगर हम देखें, और वैसे भी अगर आप देखिए तो हमारे व्यापारिक रिश्ते जो हैं इनके साथ कई मायने में और कई तरीके से हैं। वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, फॉरेस्ट्री में ले लीजिए, या मसाले के कंटेक्स्ट में ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वैसे भी अगर आप वहाँ देखेंगे तो जो उसका अपना जो नेचुरल जो हैबिटाट है वो काफ़ी रिच है। ये सब चीज़ें तो वहाँ हैं ही हैं। और चूँकि हमारा अपना एक आइलैंड जो है बिल्कुल इनके पास है, वहाँ से अगर हम देखें तो समझिए कि हम लोग जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर हैं, अंडमान निकोबार। उसको भारत काफ़ी तेज़ी से उसको विकसित भी कर रहा है, ये बात भी आपको और हमें पता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ऐसे में अगर मोदी जी वहाँ गए हैं तो उसके इस जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस हैं, और उस जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को उन्होंने और एक ऊर्जा देना ज़रूरत समझा। और आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होने हैं, और भी कई तरह के हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़ने हैं। उस कंटेक्स्ट में भी मोदी जी का वहाँ जाना ऐसे क्रूशियल समय में भी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए वहाँ मोदी जी गए हैं। और
जैसे ही भारत का संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होता है, चूँकि चाइना के साथ हमारे संबंध तो देख ही रहे हैं, दिनानुदिन डिटेरियोरेट ही कर रहे हैं। अभी G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग साहब आ नहीं रहे हैं। ऑफ कोर्स वो अपने प्रीमियर को वहाँ से, प्रधानमंत्री भी जिसे कहा जाता है, वो उसे भेज रहे हैं, परंतु उन्होंने उसका दर्जा, अब चूँकि वो आते तो उसका दर्जा ही अलग होता प्रेसिडेंट का। चूँकि अब ऐसे में जब बड़े राष्ट्राध्यक्ष जिनके लिए एक्चुअली यह सम्मेलन होता है, अगर वो खुद नहीं आते हैं तो इसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो अगर किसी को नहीं भेजते तो वो तो अच्छा नहीं होता, वो तो एक तरह से एक मैसेज होता कि बिल्कुल हमारा आपके साथ संबंध ही ठीक ठाक नहीं है, तो मैं अब आने से रहा। लेकिन ठीक है, उन्होंने भेजा है अपने प्रीमियर, वो आ रहे हैं, वो कन्फर्मेशन हो गया है। प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं, उसकी बात समझ में आती है। उनके नहीं आने की बात बिल्कुल क्लियर है, चूँकि यूक्रेन का मसला है और वहाँ पर बहुत बातों पर मतय के होना नहीं है, तो स्वाभाविक है। वो पिछली बार इंडोनेशिया भी नहीं जा पाए थे, इस बार भी वो नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके कि भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है और भारत के साथ उनके संबंध बहुत, रसा के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं, थ्रू आउट अच्छे रहे हैं। थोड़ी मोड़ी तो बातें होती रहती हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ कहीं कहीं हित टकराते हैं तो उस पर बातें होती हैं, पर उससे ओवरऑल रिलेशनशिप पर कभी कोई अफेक्ट होता नहीं है। अमेरिका के साथ भी ऐसे सैकड़ों मामले आए हैं जो हमारे हित टकराए हैं, परंतु रिलेशनशिप ग्रो करता जा रहा है। और अभी जिस स्तर पर हमारा संबंध अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, और अभी G20 में जो अभी बाइडेन साहब आ रहे हैं, इसके अलावा सभी टॉप लीडर्स जो हैं G20 के, वे सब वहाँ आ रहे हैं। इस पर मैं चर्चा करूँगा अपने G20 वाले पर, आगे जब मैं बात करने वाला हूँ तो उस पर बात करूँगा उसके डिटेल्स में। परंतु आज इस कंटेक्स्ट में जब बात कर रहा हूँ तो इंडोनेशिया के इम्पोर्टेंस पर और भारत के प्रधानमंत्री के वहाँ विजिट को इसी कंटेक्स्ट में देखते हुए आपके साथ अपनी बातों को रखने का था। अगर आपको ये मेरी बातें ठीक ठाक लग रही हैं तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, और लोगों से भी करवाएं, इसे आगे बढ़ाएं, ये आपका ही चैनल है। थैंक यू। जय हिंद।